गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने हिंदी ग्रामर में पार्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वर्ण विचार। वर्ण क्या है? शब्द को अगर हम टुकड़े करें और उनके और अधिक टुकड़े नहीं हो तो उन्हें हम क्या कहते थे? वर्ण। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णों को क्रम से व्यवस्थित रूप से जमा दिया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। और हमने पढ़ा था कि वर्ण में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी टोटल 11 स्वर होते हैं। और आम और अह जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा। अयोगवा क्या है? जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब व्यंजन जो होते हैं वो क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। स्वर क्या थे? जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाए वो स्वर थे। और व्यंजन क्या है? जो वर्णों की सहायता से बोले जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। फिर हमने देखा था कि व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक है? क से लगाकर म तक। आपको ये सारी चीज याद करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वर्णमाला याद करनी होगी। क्या याद करना होगा? वर्णमाला। तो क से लगाकर म तक स्पर्श व्यंजन है, यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सांस है वो मुंह में स्पर्श कर कर बाहर इसका उच्चारण होता है। यानी इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्पर्श मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श होकर बाहर आते हैं। इसी तरीके से य, र, ल, व ये क्या है? अंतःस्थ। यानी य, र, ल, व जो 4 वर्ण है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अंदर से, अंतःस्थ यानी अंदर से बोलते हैं। ये बिना किसी रुकावट के ही बाहर आते हैं, लेकिन अंदर नाभि से बोलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ। इसी की तरह स, 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 ह ये 4 वर्ण है जो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म का मतलब होता है गर्म। यानी जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा है वो गर्म होकर बाहर निकलती है। फिर हमने लास्ट में देखा था संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन का मतलब है 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इनमें किसी स्वर का योग नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्षर जो है वो किससे मिलकर बना था? क और श से। त्र है त और र से। ज्ञ ज प्लस य से। स्र श प्लस र से मिलकर। ये तो हो गई कल की बात। अब आज हम देखेंगे स्वर जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी कम समय लगे, और दीर्घ स्वर क्या है? जिन्हें उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगे। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से है? अ, ई, उ, री। री। अ, ई, उ, री। ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर है वो क्या है? ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। बाकी बचे हुए कितने हो गए? दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। समझ में आया? जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि अ, ई, उ, री इन्हें बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर है। और जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। इसके अतिरिक्त एक और स्वर होता है जिन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत यानी इनके बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। यानी हम किसी का नाम पुकार रहे हैं या दूर से किसी को बुला रहे हैं, जैसे हम कहते हैं राम, तो ये जो चिन्ह होते हैं ये वाले वो क्या है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो आपकी बुक में उच्चारण स्थान दे नहीं रखे हैं, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। अब ये जितने भी वर्ण हैं
जब हम बोलते हैं तो मुंह में कहीं ना कहीं टच होकर बाहर निकलते हैं, वही इसका क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब जैसे क, ख, ग, ग, अंग, इसी के साथ स्वर भी है, स्वरों का भी उच्चारण होता है, तो वो भी किसी न किसी स्थान से टच होकर ही बाहर आते हैं, इसीलिए इनके साथ, यानी क, ख, ग, ग, अंग, ये पूरा क्या है, क वर्ग है, क्या है, क वर्ग। और इसी के साथ अ, आ, ह और विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, संस्कृत में हम जो पीछे दो बिंदु लगाते हैं वही, उसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि क वर्ग ये के अंदर कौन से आ जाएंगे, ये पांचों, क, ख, ग, ग, अंग, तो क वर्ग साथ में कौन सा स्वर, अ, आ, ह और विसर्ग, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, कौन, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, कंठ। कंठ, कौन सा उच्चारण स्थान है, कंठ। यानी जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो क, ख, ग, ग, आप यहाँ पे हाथ रखो, आपको पता चलेगा, बोलोगे तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। ये जो है भाग है वो क्या कहलाता है, कंठ, तो ये कंठी है। फिर आता है च, छ, ज, ज, य, इसके साथ में स्वर कौन से हो जाएंगे, ई, व्यंजन में य, श, ये चार। तो कंठ के बाद जब हम बोलते हैं, यानी जो हमारे जो दांत है और तालू जो है ऊपर वाला, उसके आगे जो दांत है, दांत के वहाँ टच करता है, तो वो क्या कहलाता है, तालव्य। जो हमारे दांत है उसके ऊपर वाला जो आसमान है ना, ऊपर वाला भाग मुंह के अंदर, वो क्या कहलाता है, तालु। और वो ध्वनियाँ जहाँ से घर्षण होकर निकल रही है वो उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, तालव्य। फिर है ट, ठ, ड, ढ, न, तालु हो गया। फिर जो हमारे दांत है ऊपर वाले, उसके ऊपर के जो मसोड़े हैं वहाँ अगर हमारी जीभ टच कर रही है तो वो स्थान मूर्धा कहलाता है, और इनका स्थान जो है उच्चारण स्थान वो मूर्धन्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूर्धन्य। अब इसके साथ आएगा री, र और श। फिर जो ऊपर वाले दांत है उन दांतों को टच कर कर जिसका उच्चारण होता है त, थ, द, ध, न, आप उच्चारण करके देखना, आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ ल और स, तो ये जो है वो किसको टच कर रहे हैं, दांतों को, इसीलिए इनका उच्चारण क्या कहलाएगा, दंत्य। फिर है प, फ, ब, ब, म। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो कहाँ से हो रहा है, होठों से। कहाँ से हो रहा है, होठों से, और साथ में ही उ, व, तो ये जो है वो होठों से हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ओष्ठ्य। समझ में आ गया। अब ये सारे य, ल, ये सारे इसी के साथ हो चुके हैं। अब कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से ही जहाँ जिसका उच्चारण होता है वे ध्वनियाँ हैं ए, आई, और हमारे कंठ और ओष्ठ यानी होठों से, दोनों की जगह से होता है वो उच्चारण स्थान है ओ, औ। समझ में आ गया। ये थे उच्चारण स्थान, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना और आगे उतार भी लेना नोटबुक के अंदर, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये दे नहीं रखा है। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। मैंने आपको लास्ट टाइम 2.1 में सिंप्लीफिकेशन करवाए थे, मोस्ट ऑफ तो हो चुके थे। एक क्वेश्चन आपके मैंने कहा था कि मिस प्रिंट हो गया था, उसमें ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपके 8 क्लियर। 80 माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस 16 डिवाइडेड है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर माइनस नहीं है, डिवाइडेड है। डिवाइड का साइन है 4। क्वेश्चन आप लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 2.1 80 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रेसेस में है 16 या डिवाइडेड या माइनस नहीं, डिवाइड का साइन है 4 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रेसेस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं हम। देखना 80 माइनस 18 80 माइनस 18 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें ये सॉल्व करना है ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बताया था मैंने आपको, तो डिवाइड इन दोनों का होगा। क्लियर। इसका मीन्स किसका टेबल हम बोलेंगे, 3 से आपको 12 को डिवाइड करना है, नॉट 12 के टेबल में 3। क्लियर। 12 से डिवाइड नहीं करना है, 3 से 12 को डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4, 3 के टेबल में 12 4 टाइम। क्लियर। ये डिवाइडेड बाय 3, ये क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखना 80 माइनस ब्रैकेट 18 कर्ली ब्रेसेस, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यस, ये 16 माइनस 4। अब यहाँ पर देखना, जैसे मैं ब्रैकेट रिमूव कर दी तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का साइन, तो इंटू 12। क्लियर। ये ब्रैकेट रिमूव डिवाइडेड बाय 3 कर्ली ब्रेसेस क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप 80 माइनस ब्रैकेट में 18। क्लियर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या होगा, सबसे फर्स्ट डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 4 से आपको डिवाइड करना है 16 को, तो 4 टाइम इंटू 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी अब डिवाइड है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखना दोनों साइड आपके डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी ये डिवाइड है। क्लियर। तो ये आपको दोनों साइड डिवाइड करना है इसको। देखना 18, ये अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4। क्लियर। 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ आ गई है, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस, यहाँ पर डिवाइड करना है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर आपके माइनस का साइन है क्या, हाँ एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ माइनस का साइन है। तब तो फिर आपको इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, माइनस का है, सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का है, तो मल्टीप्लाई साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 माइनस 4, यहाँ पर भी 4 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 से आपको 12 को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 4। ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी 80। अब यहाँ पर देखना 18 माइनस 4 माइनस 4 0। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखना 80 माइनस, अब यहाँ पर 18 माइनस 0, तो ये 18, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके आंसर 62। क्लियर। इस टाइप से आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके माइनस था तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई साइन यूज़ नहीं करना है। क्लियर। तो ये आपके 2.1 कंप्लीट हो गई है। जो भी बाहर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने होमवर्क में दिए, क्वेश्चन नंबर वही करना। क्लियर। यस। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल, जिसमें आपके फैक्टर और मल्टीपल के आगे आपके प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर्स, देन को प्राइम, एसेट्रा एसेट्रा। मैं आपको 1 बाय 1 बताती रहूँ, 1 बाय 1 बता देती हूँ। यस।
अब फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी फैक्टर, कोई भी जैसे हमने नंबर ले लिया, वो कौन कौन से टेबल में आपके यूज़ है, मतलब कि विच इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, मतलब किस किस टेबल से वो डिवाइड हो रहे हैं। एज ए एग्जाम्पल 18 ले लिया हमने। अब 18 विच टेबल डिवाइडेड बाय मैनी नंबर्स, फर्स्ट स्टार्टिंग 1 2 18 किसके टेबल में आ रहे हैं वो बताना है। फैक्टर्स का मीन्स क्या होता है कि जो नंबर देने का वो किस किस टेबल से डिवाइडेड हो रहा है, तो वो जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2, और कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आ रहा है, क्लियर। 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, देन 6, क्लियर। देन नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 के टेबल में, देन 10 11 12 14 15 16 17 नो, 18 नो, 18, क्लियर। अब 18 लास्ट 18 1 के टेबल में भी 18 आ रहा है, 2 1 तो कॉमन है, 1 तो फैक्टर सब में आएगा, ठीक है। 2 3 के टेबल में, 6 के टेबल 9 और 18, लास्ट 18 के टेबल में भी 18 आता ही है। तो ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये आपके सब क्या हो गए, फैक्टर्स, क्लियर। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट है आपके मल्टीपल। जैसे मल्टीपल बताने, अब मल्टीपल क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसके टेबल, जैसे आप टेबल बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा आंसर, उसी नंबर का, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 से करोगे तो क्या आएगा। तो इस टाइप से ये मल्टीपल बताना है आपको। क्या बताना है, मल्टीपल। जैसे हमने ले लिया 2, क्लियर। अब 2 के हमें नेक्स्ट मल्टीपल बताने, तो 2 के हमें नेक्स्ट मल्टीपल क्या होंगे, 2, उसके नेक्स्ट 4 6 8, इसका मीन्स क्या, टेबल ही हो एक टाइप से। तो 2 4, तो ये 2 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, 8 10, मतलब हमने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस टाइप से हमारे क्या आ गए, मल्टीपल कंटिन्यू। जैसे 5 फाइंड करने हो तो आपको नेक्स्ट 5 फाइंड करने हैं, जैसे 4 6 8 10, नेक्स्ट आपके आ गया 12। तो इस टाइप से आपको मल्टीपल फाइंड करने, कौन से भी ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि 2 राइट द 5th मल्टीपल ऑफ 2, इसका मीन्स क्या, 5th मल्टीपल क्या होगा, 10, क्लियर। 5th मल्टीपल 2 4 6 8, ठीक है, 10। इस टाइप से आपको ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 5 मल्टीपल्स लिखो, 10 मल्टीपल्स लिखो, 6 मल्टीपल लिखो, तो नेक्स्ट लिखना है आपको, क्लियर। 2 भी लिख सकते हो, अगर 2 को आप नहीं लिखते हो तो आगे के आपको मल्टीपल लिखने, क्लियर। तो ये हो गया मल्टीपल्स और ये हो गए फैक्टर, दोनों में डिफरेंट पता लग गया। ये तो क्या होता है, जिसके टेबल में आ रहा है वो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है जो नंबर। और मल्टीपल क्या होते हैं, एज अ टेबल ही होते हैं, जो क्या होता है, किसी भी नंबर के आपको आगे के नेक्स्ट मल्टीपल लिखने, क्लियर। तो ये आपके फैक्टर। अब इसी से आपके आगे के नंबर देखना। अब नेक्स्ट है आपके, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, ड्राई अंडरलाइन आप कर लो। जैसे फर्स्ट है आपके देखना, फैक्टर ऑफ मल्टीपल लिख रखा है ना, उसके नीचे देखना, अ नंबर विच डिवाइड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ये तो आपके हो गए फैक्टर की। तो आप क्या करोगे, ऊपर हेडिंग करना डेफिनेशन, फिर फैक्टर लिखना हेडिंग, देन ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है, क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने 18 का बताया तो 18 का आप नोट कर लेना, क्लियर। वैसे नेक्स्ट आपके मल्टीपल लिख रखा है, ठीक है। अब मल्टीपल में भी आपको, मल्टीपल में ये लिख रखा, अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ इच फैक्टर, क्लियर। अब इसमें ये वाली डेफिनेशन लिख देना, और जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था 2 का, तो 2 लिख देना, मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, इस टाइप से, क्लियर। अब आपके नेक्स्ट है, अब देखना इसमें टाइप्स ऑफ नंबर दे रखा है। अब ऐसे डिफरेंट टाइप के नंबर, जैसे नंबर तो 1 2 3 ये होते हैं, पर अब ये किस किस कैटेगरी में रखे हुए हैं ये बताना है। फर्स्ट है आपके इवन नंबर। इवन मीन्स क्या होता है, विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, दोज नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, क्या जो क्या 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। एज ए एग्जाम्पल 2 4 6 8 10,
इस टाइप से आपके जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर। क्लियर। ओड नंबर क्या हो जाएंगे, विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 3। एज एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इस टाइप। मीन्स क्या है कि एक ड्रॉप करके, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, जैसे यहाँ आगे 1 तो 1, फिर 3, 5 इस टाइप से भी आप देख सकते हैं इसको कि ये नंबर हमारे 1, 3, 5, 7, 2, 4 अल्टरनेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओड नंबर क्या होता है, मतलब एक को ड्रॉप कर, अब जैसे देखना 2, 4, 6 तो इसमें एक एक ड्रॉप हो रहा है, अब इसके बीच में 7 आ रहा है तो वो क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। क्लियर। अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि लास्ट डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड बाय 2, और ये इवन नंबर क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। ये आपके इवन और ओड दोनों हो गए। तो ये वाली डेफिनेशन भी आपको नोट करनी है नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपके इसी बेस पे 2.2 दे रखी है। फिर थर्ड है आपके प्राइम नंबर। क्लियर। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मीन्स क्या होता है, विच इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, या तो खुद के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल। 1 के टेबल में तो आना, तो 1 तो ऑलरेडी फैक्टर है ही है, और एक खुद फैक्टर और बनेगा। एज ए एग्जाम्पल जैसे आपकी 2 है। क्लियर। अब 2 इज प्राइम नंबर। वाई, क्यों नंबर है ये, बिकॉज 2 क्या, अब 2 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, आपको फैक्टर चेक करना है। 2 के फैक्टर 2 किसी और टेबल में आपके नहीं आ रहा, ओनली फॉर खुद के टेबल में। तो एक तो 2 इसका फैक्टर हो चुका है और एक 1 हो चुका है, तो 2 फैक्टर हो गए ना इसके, एक तो 1 तो होना ही चाहिए और एक खुद उसका इटसेल्फ होना चाहिए। तो ये आपकी हो गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस टाइप से आगे जो भी नंबर है जो खुद की टेबल से डिवाइड है, विच इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। क्लियर। तो ये आपके प्राइम नंबर। मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताया, तो ये आपको डेफिनेशन सब नोट करनी है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट आपको क्लास में छोड़ा था, 3 क्लासिफिकेशन दे रखे थे। फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और लास्ट में था प्रोटेक्टिव फूड। उसमें मैंने आपको टेबल बनाने को बोला था। आई होप आप अपना होमवर्क रेगुलर करते होंगे। नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट लेसन समझ में नहीं आएंगे, वो समझ में नहीं आएंगे तो 7th स्टैंडर्ड में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। एनर्जी गिविंग फूड जो दे रखा है, इसमें मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि ये चीज़ें खाने से हमको एनर्जी मिल जाती है। ये सब किस में आता है, तो ये आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट में। दिस फूड्स विच हैव सब्सटेंस और कंपोनेंट दैट गिव्स अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। वो सब्सटेंस जिसको खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, एनर्जी गिविंग फूड। अब कौन सी चीज़ है जिसको खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, तो एग्जाम्पल है सीरियल्स, अनाज, शुगर, स्टार्च एंड फैट। इनको खाने से आपको बॉडी में क्या आ जाएगी, एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड में कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको बुक में और क्लियर दिख जाएंगे। हमने पहले पढ़ भी चुके हैं कि क्या क्या खाने से आपको एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। सेकेंड कैटेगरी लेते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। बिल्डिंग, रिपेयरिंग, ग्रोथ, इन वर्ड से रिलेटेड है बिल्डिंग, यानी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, इन सबको ये ग्रोथ भी करवाता है, डेवलपमेंट भी करवाता है और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी चलती रहती है। तो इसलिए इस फूड को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। दोज फूड विच हैव सब्सटेंस दैट हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, मेकिंग न्यू सेल्स, नई सेल्स बनाते हैं, एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी आर बॉडी बिल्डिंग फूड। एग्जाम्पल है प्रोटीन। प्रोटीन को खाने से आपकी बॉडी में जो भी टिश्यू, सेल, ऑर्गन डैमेज होते हैं, रोज़ डैमेज होते हैं, एक्टिविटी करते हैं ना, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं तभी हमको चोट लगती है, तो ये तो कंटिन्यू अपनी एक्टिविटी हमारी बॉडी में करते रहते हैं। डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करते टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल, टिश्यू, नर्व्स डैमेज होती है, तो उन सारों को डैमेज करने का काम किसका है, प्रोटीन का। तो अगर पल्सेस खाओगे तभी जाके बॉडी में प्रोटीन आएगा, तभी जाके आपकी सारी सेल्स जो है वो अगर अंदर डैमेज हो रही है तो वो रिपेयर हो जाएगी। इसलिए इसको क्या नाम दिया है, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड। दोज फूड विच हैव सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। प्रोटेक्ट, सुरक्षा कर रहा है हमारी, किससे, अगेंस्ट द डिजीज़। डिजीज़ यानी बीमारियों से रक्षा करना।
तो हमारी अगर डिजीज़ से ये हमें बचा रहा है या डिजीज़ से लड़ने की क्षमता दे रहा है तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। एग्जाम्पल है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स की वजह से हम क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं फूड ग्रुप फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देयर सोर्सेज। यहाँ पे ये थोड़ा सा कम, अब यहाँ पे दे रखा है कि फूड ग्रुप क्या होता है। तो पहले 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली कि फूड ग्रुप में क्या है। तो पहले सबसे पहले लेते हैं एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तीनों कैटेगरी यहाँ आ गई। तीनों कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिएंट क्या मिलता है। तो एनर्जी गिविंग फूड आपसे मतलब आपको क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, तो एक चाहिए कार्बोहाइड्रेट और दूसरा चाहिए फैट। इसको खाने से आपकी बॉडी में फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या है इन चीज़ का, तो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बिल्डिंग, इसीलिए बोल रहे हैं ना एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको खाने से एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कॉलम में सोर्सेज, मतलब आपको एनर्जी चाहिए तो आपको कौन से सोर्सेज खाने पड़ेंगे। तो यहाँ दे रखा है वीट, राइस, शुगर, जैगरी, स्टार्च, पोटैटो, घी, बटर, ऑयल एट्सेट्रा। आई थिंक ये सब आपको पते होंगे। जैगरी का मीनिंग होता है गुड़। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी का बिल्डिंग कर रहा है या रिपेयरिंग कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है या डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। इससे हमें क्या होगा, तो रिपेयरिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही जो मैंने बताया किसको खाने से मिलेगा, तो मीट, फिश, एग, मिल्क, पल्सेस एंड बीन्स एट्सेट्रा, इनको खाने से आपको मिल जाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन आपका क्या कैटेगरी में आता है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। विटामिन और मिनरल से क्या होता है, बॉडी की रेगुलेशन एक्टिविटी चलती रहती है, सारी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा, इन चीज़ों को खाओगे तो आपको विटामिन मिनरल मिलेगा, जिससे आप डिजीज़ से लड़ सकते हो। नेक्स्ट नया टॉपिक है, नई हेडिंग डालना, नोट्स बनाना, पहले लिखोगे, ये टेबल आ जानी चाहिए आपकी, ये टेबल। अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप ये देन ये टेबल बना दो, बस ये काफ़ी सफिशिएंट है। और अगर आपने नोट्स बना दी तो और अच्छी बात है, आपको फिर सिर्फ सोर्सेज लिखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, आप डाइट ले रहे हो, रोज़ खाना खा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हो, अपनी पसंद का ही खाना खाते हो। एक दिन खाओ तो ठीक है, चलो किसी दिन आपको मैगी खाने की, नूडल्स खाने की इच्छा है तो आप खा रहे हो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। बट आप बार बार एक ही चीज़ खा रहे हो जिसका टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ तो गलत होती है ना। घर पे पेरेंट्स भी मना बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मीनिंग ये है कि आपको वैसा फूड लेना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आए। ये चैप्टर आपके लिए क्यों दिया है, क्योंकि आप किसी चीज़ को खाने से अवॉइड करते हो, तो इस हैबिट को आपको चेंज कर देना है इस लेसन को पढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे बैलेंस डाइट दे रखा है, मतलब ये कि आपको ऐसा फूड लेना है, ऐसा खाना ही खाना है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाए। मतलब ऐसा कुछ चीज़ खाओ जिसको खाने से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मिल जाए। तो फ्रूट और वेजिटेबल ऐसी चीज़ होती है जिसको खाने से आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। द फूड विच अ पर्सन टेक्स इज़ कॉल्ड अ डाइट। एक पर्सन जो चीज़ खाता है, जो पूरे टाइम पीरियड में, पूरे दिन, डे और नाइट टाइम में जो वो खाना खाता है, वो उसकी डाइट कहलाती है। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट प्रपोर्शन एज इट रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। आपको यहाँ बैलेंस डाइट की डेफिनेशन नोट अंडरलाइन करनी है, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत इसके नोट्स बनाने। ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ से, और डाइट से, यहाँ से आप अंडरलाइन करना। ऐसी डाइट जिसके अंदर कंटेन सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वो भी प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर प्रपोर्शन में, एज इट रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी। जितनी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उतने ही न्यूट्रिएंट आते हैं, ज़्यादा भी नहीं, है ना। ज़्यादा अगर आप फैट को ही खाए जा रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, फैटी हो जाओगे, जिसका कोई सेंस नहीं है। वो फिर क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, जिसकी वजह से बीमारियों का घर हो जाएगा हमारा बॉडी जो होगा। तो आपको वही चीज़ खानी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हो, नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग करवाए हमारी बॉडी की, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। इट इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर। जिसमें ये सब हो वो हमारा क्या है, बैलेंस डाइट। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए और गुड हेल्थ के लिए। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन, इट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। मतलब ये कि ये डिपेंड करता है
बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम। मतलब अभी जो बैलेंस डाइट मेरे लिए है, अभी जो बैलेंस डाइट आपके पेरेंट्स के लिए, वो डाइट आपकी नहीं रहेगी। आपकी डाइट आपकी एज के अकॉर्डिंग रहेगी, साथ में डिफाइनेड मतलब फिक्स होगा कि आप मेल हो या फीमेल हो। एक मेल की डाइट फीमेल की डाइट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज। उसके बाद इस पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना काम कर रहा है। अगर ज़्यादा लेबर वर्क कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा डाइट चाहिए। तो ये डिफाइनेड नहीं होता कि सबकी एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट बना दो, सब उसी के अकॉर्डिंग खा रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब वो हमारे लिए फिक्स नहीं होता। सबकी बैलेंस डाइट जो होती है वो उसकी बॉडी के अनुसार, उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसके वर्क के अनुसार, वो दिन भर में कितना काम करता है उसके अनुसार वो डिसाइड होती है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है या एक टेबल जिसको बोल सकते हैं वो दे रखा है। डेली बैलेंस डाइट फॉर 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, आपके हिसाब से ही दिया है। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है कि 12 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा होता है या जो भी होता है उसको उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको खानी चाहिए। जैसे यहाँ सीरियल्स दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है और यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन दे रखा है। मतलब ये कि 2 पर्सन है यहाँ पर, एक अगर फुल्ली वेजिटेरियन पर्सन है तो उसको कितना लेना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो उसको कितना लेना चाहिए, वो डाइट का चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है वेजिटेरियन के लिए और यहाँ पे भी ग्राम में ही क्वांटिटी दे रखी है, पर वो दे रखी है नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए। तो ये चीज़ें आप इसको समझ लेना, इसको बना लो नोट्स में तो और अच्छी बात है। डेफिशिएंसी, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी यानी कमी, डिजीज़ यानी बीमारी, डिसऑर्डर यानी वही मतलब किसी चीज़ या किसी न्यूट्रिएंट की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ या बीमारी हो सकती है। लैक ऑफ कार्बो, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स इन द डाइट कैन कॉजेज डिजीज़। इनमें से कोई भी चीज़ अगर कम हो जाती है तो इनकी कमी से होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। इनको डिजीज़ नहीं, नॉर्मल डिजीज़ नहीं बोलेंगे, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है। नॉन कम्युनिकेबल दैट मीन्स नॉन इन्फेक्शियस, यानी किसी की बॉडी में विटामिन की कमी है, अगर आप उसके पास बैठ रहे हो तो आपको वो डिजीज़ नहीं होगी, जिसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल, यानी वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। प्रॉपर जिसकी बॉडी में जो चीज़ डेफिशिएंसी है उसी को वो बीमारी लगेगी। डिजीज़ दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो आप ये मत नोट करना, आप ये नोट कर देना कि डेफिशिएंसी डिजीज़ किससे होती है, तो इन चीज़ों की अगर फूड में कमी हो जाए तो वो हो जाएगा। दिस डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी नॉन कम्युनिकेबल। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी इन 2 डिजीज़ के बारे में कि अगर कार्बो ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है तो ऐसा हो जाता है इंसान, है ना, दिख रहा है आपको। और फैट अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, ये चीज़ मैं आगे की क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अर्लीस्ट सोसाइटीज़। इसके अंदर मैंने आपको तीनों एज के बारे में बता दिया था, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, वो सारा हमारा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद अब जो हमारा आता है लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में कि और कौन कौन से हमको प्रमाण मिले हैं जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिली और कहाँ से मिली, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहाँ से मिली है। तो उसके बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, जिसको आर्कोलॉजिस्ट कह सकते हैं, उसने जो अध्ययन किया, उसने जो खोज की, उसके बेस पर कह सकते हैं कि आपको एक स्टडी दे रखी है, उसको हम रीड करेंगे। ये आपकी इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। अ फ्यू लेजेंड्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट। भीमबेटका मध्य प्रदेश स्टोन एज। कहाँ से मिली ये भीमबेटका, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और किस एज से रिलेटेड मानती है इसको, स्टोन एज। और प्री हिस्टोरिक का मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा इतिहास जिसमें हमको कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हमको किससे मिलेगा, पेंटिंग्स के थ्रू मिलेगा, केव्स, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स जो भी है उनके थ्रू अपने को ये पता चलेगा कि उस समय कौन कौन से आर्ट डेवलप्ड हुए थे। In 1957, V.S. वाकिंगकर डिस्कवर्ड ओवर 1000 caves in the विंध्या हिल्स। देखो क्या दे रखा है, इस पर्सन का नेम क्या है, V.S. वाकिंगकर डिस्कवर्ड, खोज की, ओवर 1000 caves। 1000 caves का मतलब हजारों गुफाएं इन द विंध्या हिल्स। विंध्या हिल्स एक पहाड़ी का नाम है 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल, जो कहाँ पर है, भोपाल के साउथ में।
एन इनिशियल सर्वे, और उन्होंने जो प्रारंभिक सर्वे किया था, सर्वे का मतलब खोज करना, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। एन इनिशियल सर्वे फाउंड दैट ओवर 500 ऑफ द केव्स एंड पेंटिंग्स इन देम। जब उन्होंने फर्स्ट बार में सर्वे किया था तब उनको कितनी गुफा केव्स मिली थी? 500 एंड पेंटिंग्स, और उसके साथ साथ उनको पेंटिंग्स भी मिली थी। वी.एस. वाकंकर एंड अदर आर्कोलॉजिस्ट आफ्टर हिम हैव सेपरेटेड। अब देखो क्या दे रखा है, वी.एस. वाकंकर तो थे ही थे, उनके साथ और भी अदर आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको ढूंढने में प्रयास किया था। द पेंटिंग्स इनटू डिफरेंट एजेस ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्टाइल। अब वहाँ पर पहले लोग पेंटिंग और ये बनाते, लेकिन उनमें उतना ब्रेन से स्किल नहीं था कि उसके ऊपर वो ईयर भी लिखे या किसकी बना रहे वो भी लिखे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने डिफरेंट एज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग स्टाइल के बेस पर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। This has resulted in the finding that the majority of the painting are Mesolithic in age। अब उन्होंने जो कैटेगरी डिवाइड कर दी उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, उनको ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारी पेंटिंग जो ऐसी वो किस एज से रिलेटेड है? मेसोलिथिक एज से। While a few may go back to the upper Paleolithic, और उसमें से कुछ ऐसी है जो अपर पैलोलिथिक एज को बिलोंग करती है। द अपर पेलोलिथिक पेंटिंग्स आर इन ग्रीन और डार्क रेड ऑक्साइड। ये पहले कलर चलते थे, उनके नाम दे रखे ग्रीन और डार्क रेड ऑक्साइड, ये कलर का नाम है। एंड आर जनरली लीनियर। लीनियर का मतलब अब पेंटिंग्स कैसी थी, क्योंकि उनको पर्टिकुलर कोई परफॉर्मा बनाने नहीं आता था कि हम जैसे लोयन का बनाया तो लोयन का बना दे, डॉग का बना दे, या पर्टिकुलर किसी वुमेन का बना रहे, ऐसा नहीं आता था। वो टेढ़ी-मेढ़ी, आप लोगों को पिक्चर्स यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन आपके पास बुक है, इससे देख के आपको पता चल रहा होगा कि वो लोग कैसी पेंटिंग्स बनाते थे। तो लीनियर यानी कि लाइनिंग के रूप में विथ इमेजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, किसकी बनाते थे? जंगली जानवरों की बनाते थे। सच एज, अब उसमें भी कौन कौन थे? बिसन्स, राइनोज एंड टाइगर्स डोमिनेटिंग ह्यूमन फिगर आर एब्सेंट। अब उसमें किस किस की बनाई उन्होंने? बिसन, राइनोज और टाइगर, यानी कि ये क्या करते थे? उनको डोमिनेटिंग, उसमें पालना, शिकार करना, ये इन जानवरों के बारे में जानते थे, तो इन्होंने इनकी पेंटिंग्स बताई। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स, मानव से रिलेटेड कोई भी पिक्चर उन्होंने नहीं बनाई थी। The Mesolithic paintings which comprise the majority of the work here have large groups of animals। अब Mesolithic एज में जो पेंटिंग मिली थी वो भी किससे रिलेटेड थी? ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बिसन, बफेलो, टाइगर, राइनो, बोर, एलिफेंट्स एंड वेराइटी ऑफ डियर एंड एंटीलोप। यहाँ पर इतने प्रकार से और उससे भी ज़्यादा टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पर आ जाते। इन सभी की पिक्चर्स उनको किस एज में मिली थी? मेसोलिथिक पेंटिंग्स में मिली थी। दिस फिगर वर फर्स्ट ड्रॉन इन आउटलाइन एंड देन फिल्ड इन विथ सॉलिड कलर्स और विथ वेराइटी ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। अब इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ड्रॉ का मतलब कोई भी शेप बनाना, इन आउटलाइन बनाई और उसके बाद उसको फिल किया सॉलिड, जो उस समय कलर उनके पास अवेलेबल थे, ऐसे कलर से उन्होंने क्या किया? उस पेंटिंग्स को फिल किया। वैरायटी ऑफ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर क्या आएगा? आपकी मैथ्स में जो भी पैटर्न्स बनाते हो आप, लाइंस बनाते हो, जो भी शेप्स बनाते हो, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, जो भी बनाते हो, तो उसमें इन्होंने अलग अलग प्रकार के ऐसे शेप बनाए हैं, इंक्लूडिंग लाइंस, डॉट, लॉजेंगेस। इसका मतलब होता है कि जिसका कोई कोण नहीं होता, डिफरेंट होता है, जिसको विषम कोण भी कह सकते हैं। हैरिंगबोन पैटर्न्स, लहरदार लाइन जो होती है वो वाले, और वेव्स का मतलब भी ऊपर नीचे अप डाउन करती हुई जो लाइन्स बनाते हैं अपन कर्व्ड लाइन की तरह, ऐसी लाइन्स अपने को मिलती है। डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन स्टिक फिगर आर ऑल्सो फाउंड। अब यहाँ पर साथ साथ में क्या देखते हैं? डिपिक्शन, यानी कि कुछ जगह पर चित्रित, डिपिक्शन का मतलब क्या होता है? चित्रित, किसके? ह्यूमन के फिगर्स भी अपने को मिलते हैं। एंड वाइल दे आर नॉट एलोब्रेट, लेकिन वो विस्तृत नहीं मिलते। एलोब्रेट का मतलब क्या होता है? विस्तृत, व्यवस्थित। दे टू डिपिक्ट ए वेराइटी ऑफ डे टू डे सीन्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और ग्रुप फंड्स विथ वाइल्ड एस्ट्रोमेट्स ऑफ वेपन, फूड गैदरिंग एक्टिविटीज, सीन ऑफ मॉर्निंग एंड डेथ। यहाँ पर मॉर्निंग का मतलब दुख हो जाना, एंड डेथ, प्रेग्नेंट वुमेन, एंड कम्युनियल एक्टिविटीज सच एज डांस। यानी कि अब जो उनको मानव से रिलेटेड जो पिक्चर मिली थी उसमें उन्होंने क्या क्या बनाया था? एस्ट्रोमेट्स ऑफ वेपन, अस्त्र शस्त्र, फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़, वो खाना कैसे इकट्ठा करते थे, सीन्स ऑफ मॉर्निंग एंड डेथ, दुख और शोक कैसे मनाते थे वो लोग,
प्रेग्नेंट महिला एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज, समाज के काम कैसे करते थे, जैसे डांस। द मेसोलिथिक पेंटिंग अ भीमबेटका ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन कंटेम्पररी हंटिंग प्रैक्टिस एंड द काइंड्स ऑफ वेपन्स यूज्ड इन हंटिंग। अब क्या दे रखा है इसमें, द मेसोलिथिक पेंटिंग्स भीमबेटका थ्रो लाइट, किसके ऊपर प्रकाश डालती, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मीन्स होता है समकालीन, उस समय का जो समाज था उसमें किस प्रकार से शिकार किया जाता था, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, कितने प्रकार के अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र थे जो हंटिंग के काम में लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है, भीमबेटका पर जो खुदाई हुई है, जो प्रमाण मिले हैं उसको देखकर हमको ये सारी चीज़ें पता चलती है। यहाँ पर अपना लेसन फिनिश हो जाता है। इसके नीचे आपको एक केस हिस्ट्री दे रखी है जिसको आप सिर्फ रीड करना है, उससे रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है तो उसको घर पे बैठ के आज का होमवर्क समझ लो, रीड करना है। और जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। कोशिश करना जितने आप लोग अटेंड कर सकते हो उतने आप नोटबुक में उनको कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा पहेली और बूझो पुरस्कार की राशि अपने माता पिता के कपड़े लाने के लिए एक शॉप पर गए थे। उन्होंने देखा बहुत सारी वैरायटीज़ थी, उन्होंने मफलर और साड़ी ली। उनके अंदर उत्सुकता हुई कपड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, तो एक दर्जी की दुकान पर भी गए। वहाँ पर उन्होंने एक सूती कपड़ा लिया। कपड़ा लेकर उसके अंदर अलग अलग तागे उन्होंने बाहर निकाले। उन्होंने देखा कि यह एक व्यवस्थित क्रम में कपड़ा जो है तागे के व्यवस्थित क्रम में बना हुआ है। एक तागा अगर इस प्रकार आ रहा है तो दूसरा तागा इस प्रकार, एक व्यवस्थित क्रम के अंदर वह कपड़ा बना है। अब देखो आप, ये जो तागा था, ये तागा आपने निकाला, तागा यानी कि धागा, तागा धागा एक ही है, कंफ्यूजन मत होना। देखिए आप, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदेश चित्र 3.4 में दर्शाए के अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। हम देखते हैं कि जो धागा है, हम इस प्रकार की क्रिया करेंगे, उसको धागे को एक तरफ से आप पकड़ लो और फिर आप नाखून से उसको क्या करना है, खरोचना है। जैसे ही हम खरोचेंगे तो उसके अंदर और भी पतली लड़ियां इस प्रकार, देखो ये खरोच रहे नाखून से तो उसके अंदर और भी पतली लड़ियां बाहर की ओर निकल जाती। तो ये जो पतली लड़ियां हैं ये तंतु है। क्या है, तंतु। आप देखो, आपने कभी सुई के अंदर धागा पिरोया होगा, सुई के अंदर धागा पिरोते ना, सुई में धागे को पिरोना का मतलब सुई में धागा डालना। जैसे आप सुई लेते हो उसके अंदर धागा डालते हो तो आप देखते हो जब धागा डालते हो तो उसके अंदर 2-3 लड़ियां और एक्स्ट्रा आ जाती है और धागा आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। सुई में धागे को पिराने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा कि कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां, ये जो लड़ियां दिख रही ना इसके अंदर, यह भी और पतली लड़ियों से बनी है। यानी कि ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। यानी कि ये लड़ियां और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी हैं। इन लड़ियों को हम क्या कहेंगे, तंतु। वस्त्र तागों, या तागा का मतलब धागा, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते। अब ये तंतु कहाँ जाते हैं, तो आप आज के दिन सिर्फ इतना ही याद कीजिए कि तंतु किसे कहते हैं और ये इन तंतुओं की लड़ियाँ कैसे बनती है। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 10 देखा था।
फर्स्ट राउंड में 1.2 के लिए सॉरी बाकी है, एक और मैं करवा देता हूँ, फिर अपन सन्निकट मान के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एक सवाल मैंने बार देख लो, 11 आपको करना है। ठीक है, आप घर पे जब तक सवाल को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सवाल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितने सवाल आपके हाथ से निकलेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस मजबूत रहेगी और आपको सवाल भी आने लगेंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर पर बात करते हैं 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। ठीक है, बर्तन में दही देखो, एक बर्तन में दही कितना है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर क्या है? दही। ध्यान दो, मिली का मतलब मिलीलीटर होता है। आगे देखो, 25 मिली दाल वाले कितने ग्लास में इसे भरा जा सकता है? सीधी गणित ये है कि आपका जो दही भरा है वो एक बक्से में भरा हुआ बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन इसके अंदर भरा हुआ और इसके अंदर आपका दही भरा हुआ। देखा ध्यान से, जो दही है वो आपका 4.5 लीटर यानी 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब इस बॉक्से से इसको क्या करना है कि छोटे छोटे जो ग्लास हैं बने हुए उसके अंदर इस बक्स को भरना है। सबको सब ग्लास भरने हैं। ऐसे ऐसे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं और ग्लास का दायरा कितनी? 25 मिली, यानी इस ग्लास के अंदर 25 मिली दायरा वाले कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि दही कितना मिलीलीटर है, क्योंकि ग्लास अपन को किसमें भरने? मिलीलीटर में भरने, तो आपको दही भी मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपको ग्लास भरने को मिलीलीटर में भरने, तो दही भी आपको क्या करना पड़ेगा? मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का गुणा। देखो तो लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं, ये तो मिलीलीटर बना हुआ, ये लीटर। देखो तो इसको तो मिलीलीटर में बदलता हूँ तो 4 × 1000 प्लस 500 है। ये क्या होगा? 4 × 1000 के बाद क्या आ जाएगा? 4000 प्लस 500, ये कितने हो गए? 4500। कितने हो गए? 4500 मिलीलीटर क्या हो गया? दही हो गया। 4500 मिलीलीटर आपके पास क्या हो गया? दही। अब देखो 4500 मिलीलीटर दही हो गया। अब 25 मिली वाले कितने गिलास बन जा सकते हैं? यानी 25 मिली का आपको क्या करना है? 4500 में भाग देना। देखो यहाँ लिखूंगा 25 मिली धारिता वाले भरे जा सकने वाले गिलास की संख्या, यानी आपको 25 मिली घंटा वाले भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या बतानी। यानी छोटे गिलास में 25 मिली घंटा वाले कितने गिलास अपन इस दही से भर सकते हैं। दही कितना है? 4500। तो 4500 के अंदर आपको क्या करना है कि 25 मिली का भाग देना है, क्योंकि ये मिली में बदला है, इसको बदलने क्या किया? मिली में बदला है। अब 25 का आपको भागना चाहिए। अब 25 का देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। 25 का आपको पारा याद हो गया। 25 से कम 25 कितने बचे यहाँ पे? 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गए तो 20, ऊपर से क्या होता है? 0। 25 को 100 और 25 8 200, 25 8 200। अब ये 0 से बच गया, यहाँ नहीं उठेगा क्योंकि यहाँ पर संख्या ही नहीं। यहाँ तो संख्या बचती है, क्या करना? 0 उधर, यहाँ जो 0 बचा काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरे को क्या मिला? 180 ग्लास। क्या हो गए? 180 ग्लास अपन भर सकते हैं। 4500 मिली दही से अपन 25 मिली दारिता वाले गिलास है जो 180 गिलास भर सकते हैं। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुकी है। अब अपन थोड़ा सन्निकट मान पे आ जाते हैं। सन्निकट के मान क्या बस आगे पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, जो प्रश्नावली 1.3 से लेते हैं सन्निकट मान ध्यान से लेना, 2 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। सन्निकट मान, सन्निकट मान का मतलब होता है सन्निकट, निकट का मतलब होता है पास। मैं जैसे बोर्ड के पास हूँ, ये मैं सन्निकट हूँ बोर्ड के, जबकि टेबल क्या है? बहुत दूर है, मेरे से दूर है। इसका मतलब सन्निकट मान लो सपोज मैंने कोई संख्या लिखना, ध्यान से समझना पहले। मैंने सबसे पहले देखो इसके अंदर 2 है, 2.5 तक भी होता है, 7 तक भी होता है और 1000 तक भी होता है। ये सब कंडीशन अलग अलग होती है। मान
मान लो सपोज मैं दाही की बात कर रहा हूँ, देखना दाही तक सन्निकट मान, समझना आएगा। सपोज मैंने यहाँ पर संख्या लिखी, ये हो गया 11 लिख दिया, ये लिख दिया 12 लिख दिया, ये लिख दिया 13, ये लिख दिया 14, ये लिख दिया 15, ये हो गया 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मान लो सपोज मैंने लिख दिया 13 का सन्निकट मान क्या होगा? 13 किसके पास में आ रहा है? 10 के पास में आ रहा है या 20 के पास में आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए 13 जस्ट 10 के पास में है, क्योंकि इसके पास में 10 पड़ रहा है, 20 बहुत दूर है। तो 13 का सन्निकट जो मान होगा वो क्या होगा? 10। तो अपन क्या लिखेंगे? 13 का सन्निकट मान क्या है? 10। उसी प्रकार सपोज मैंने लिख दिया 16। अब 16 आपको तो उधर से गिनोगे 6 होंगे, इधर से गिनोगे 4, तो यानी 20 के पास है, तो 16 का अपन क्या लिखेंगे? सन्निकट मान 16 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, ये नॉर्मल है दाई तक वाला सन्निकट मान। ठीक है, अब देखो ये 13 का 10, 16 का 20। उसी प्रकार मान लो मैं कह रहा हूँ कि 52 किसके पास में आता है? 50 और 60 के बीच में आता है 52, तो 52 किसके पास में आएगा? 50 के पास में। अगर मैं सपोज कह रहा हूँ कि 68 68 60 और 70 के बीच में आता है, 68 किसके पास में आएगा? 70 के पास में आएगा। अब देखो एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप लोग सर 15 किसके पास है? ये बात इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ से बराबर पड़ रहे हैं। तो 15 को आपको सबसे पहले जानना है उसको 20 के पास में लेना। मान लो 25 हो तो 30 के पास में, 35 हो तो 40 के पास में, 45 हो तो 50 के पास में। ठीक है, ये हो गया अपनी नॉर्मल क्लास। देख लेना 15 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, ये अपन ने आज दाई तक सन्निकट मान हल किया है। कल अपन क्या करेंगे? सैकड़े तक और हजार वाले सन्निकट मान उसको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मॉर्निंग क्लास, अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 2 आके खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि पहले जो लोग रहा करते थे अपने भोजन का संग्रह किस प्रकार किए थे, इस चीज को मैं रोज दोहराती हूँ, तो कम से कम ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, अपन ने पढ़ा था आरंभिक मानव में जानकारी हमको कैसे मिली थी, उन्होंने कौन कौन से हथियार जैसे बनाए थे, कौन कौन से औजार बनाए थे, कौन औजारों को उपयोग किन किन कामों के लिए किया करते थे, है ना? फल काटने के लिए भी करते थे, मांस काटने के लिए भी करते थे, और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी करते थे, पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी उनका उपयोग करते थे, है ना? तो ये सब अपन ने कल पढ़ा था। और इसके आगे यह भी था कि लोग उस समय कहाँ लोगों के हमको प्रमाण मिले थे, तो ये भी अपन ने मानचित्र के माध्यम से थोड़ा देख लिया था। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भीमबेटका, ये अपना तब थोड़ा सा अधूरा रह गया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश, इसके अंदर क्या है कि पूरा स्थल मिले हैं, पुराने लोगों के रहने का जो स्थल मिले हैं उसमें क्या है? गुफाओं के अंदर, गुफाओं एवं कंदराओं के अंदर मिले हैं। ये गुफाओं में लोग उस समय गुफाओं में भी रहा करते थे, पहाड़ियों में जो रहते थे, पानी के किनारे भी रहते थे, और ये क्या गुफाओं के अंदर भी रहते थे। अब ये गुफाओं के अंदर क्यों रहते थे? उस समय क्या है कि ना पत्थर जो थे उनका बहुत महत्व था, पत्थरों के जो औजार रहते थे वो उनके लिए बहुत मायने रखते थे, बहुत महत्वपूर्ण होते थे। गुफाओं में क्या है, उनके आसपास का जो इलाका हुआ करता था, वहाँ पर क्या है कि उनको पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, जैसे कि वो औजार बना सके, पत्थर उनको पर्याप्त मात्रा
चले जाया करते थे, इसलिए आज उन पुरातन स्थलों पर हमको ये अवशेष मिले हुए हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं अपन। आग की खोज, देखो उस समय लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहा करते थे उन्होंने आग के बारे में भी जान लिया था। जैसे अपन अंदाजा लगाते हैं, जैसे कि आदिकाल में जो मानव था आग का प्रयोग उसने भी करा था। उसने भी क्या करा था कि पत्थर से पत्थर को रगड़ के चिंगारियां निकाली थी ना। उसी प्रकार से इस समय भी उन्होंने आग का उपयोग करना इन्होंने सीख लिया था। अब देखो मानचित्र के अपन देखते हैं, मानचित्र 2 में कुल्लू की गुफा, देखिए ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, अपने नक्शे के अंदर देखना, दूर से नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, अपने बुक में से आप लोग देख लेना। इसमें कुल्लू की जो ये गुफाएं है आंध्र प्रदेश में है, अभी अपने जो स्टेट आता है, राज्य आता है, उसके अंदर ये गुफाएं है। इसमें क्या था, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने आग का प्रयोग किया था, आग का जलाना सीखा उन्होंने, आग का उपयोग किया था। तो वहाँ पर क्या है, राख के, जली हुई लकड़ियों की जो राख बन जाती है उसके अवशेष वहाँ पर प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोगों ने क्या करा, वहाँ पर आग जलाना सीख लिया, उन्होंने आग का उपयोग भी किया। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए भी किया होगा, रात्रि के समय में अंधेरा हो जाता है। अब उन्होंने मांस को भूनने के लिए भी किया होगा, और अगर गुफाओं के बाहर अगर अपन आग को जला करके अपन रख देते हैं तो क्या होता है कि जंगली जानवरों का कोई हमको खतरा नहीं रहता है। अब इससे अब आप ऐसा करना कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ आज, जो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। उस समय पुराने लोगों ने रहने के लिए गुफाओं और कंदराओं को ही क्यों चुना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा स्थल से क्या तात्पर्य है। पूरा स्थल से